नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। बिहार में चल रही वोटर लिस्ट की खास समीक्षा यानी कि SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि अगर 65 लाख लोगों को लिस्ट से बाहर किया गया तो वो दखल देगा। ये टिप्पणी उस याचिका पर हुई जिसमें कहा गया कि लाखों लोगों के नाम हट सकते हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने सुनवाई 12-13 अगस्त को तय की है। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि चुनाव आयोग के मुताबिक इतने लोगों ने फॉर्म नहीं भरा क्योंकि वे या तो मर चुके हैं या कहीं और चले गए हैं। अब उन्हें दोबारा नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करना होगा। जस्टिस सूर्यकांत ने भरोसा दिया कि हम यही हैं, आपकी बात जरूर सुनेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बताया कि ऑपरेशन महादेव के तहत सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 आतंकियों सुलेमान उर्फ फैजल जाट, अफगान और जिब्रान को मार गिराया। शाह के मुताबिक ये लश्कर-ए-तैयबा के A ग्रेड आतंकी थे और पहलगाम हमले में शामिल थे। ऑपरेशन 22 मई को शुरू हुआ। जिस दिन हमला हुआ उसी दिन शाह खुद श्रीनगर में थे। उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से पहाड़ियों में सिग्नल ट्रैक किए गए और 22 जुलाई को आतंकियों की पक्की लोकेशन मिली। इसके बाद सेना की 4 पैरा यूनिट, CRPF और पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन चलाया। शाह ने कहा कि NIA की कस्टडी में बैठे संदिग्धों ने मारे गए आतंकियों की पहचान की और हथियारों की फॉरेंसिक जांच से भी पुष्टि हुई कि यही हथियार हमले में इस्तेमाल हुए थे। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत ने ED की चार्जशीट पर फैसला सुनाने को फिलहाल टाल दिया है। अब अगली सुनवाई 7 और 8 अगस्त को होगी। अदालत ने पहले 15 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था। ED ने अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और यंग इंडियन कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग और साजिश के आरोप लगाए हैं। ED का आरोप है कि गांधी परिवार ने यंग इंडियन के जरिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड AJL की 2000 करोड़ की संपत्तियां गलत तरीके से हासिल की। मामला 2012 में शुरू हुआ था जब BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने शिकायत दर्ज कराई थी। कांग्रेस ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है और कहा है कि नेशनल हेराल्ड देश की आजादी से जुड़ी विरासत है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने मंगलवार को एक चौंकाने वाला पोस्ट शेयर किया जब उन्हें संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर होने वाली बहस से हटा दिया गया और उनकी जगह शशि थरूर को बोलने भेजा गया। तिवारी ने X पर लिखा, कभी कभी मौन ही सबसे अच्छा जवाब होता है। माना जा रहा है ये बदलाव पार्टी के आखिरी वक्त के फैसले का नतीजा है। पहले तिवारी को बोलने के लिए चुना गया था लेकिन फिर थरूर को तरजीह दी गई। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि थरूर की विदेश नीति पर पकड़ और बोलने की कला को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया था। हालांकि तिवारी के पोस्ट से अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो इस बदलाव से खुश नहीं है। इससे कांग्रेस के अंदरूनी मतभेदों की चर्चा भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पाकिस्तानी गोलीबारी और आतंकी हमलों में अनाथ हुए 22 बच्चों को गोद लेने का फैसला किया है। राहुल ने हाल ही में पुंछ का दौरा किया था जहां उन्होंने इन बच्चों की हालात देखे और उनकी पढ़ाई, इलाज और देखभाल की जिम्मेदारी उठाने का वादा किया। कांग्रेस एक ट्रस्ट बनाकर इन बच्चों की मदद करेगी। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इनका दर्द अब मेरा है। स्थानीय लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है। एक निवासी ने कहा, अब हमारे बच्चे अकेले नहीं हैं। माना जा रहा है कि ये कदम राहुल की संवेदनशीलता और सीमावर्ती लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाता है। कुछ लोग इसे कांग्रेस की रणनीति भी मान रहे हैं लेकिन भावनात्मक स्तर पर यह कदम सराहना बटोर रहा है। झारखंड के देवघर में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। जमुनिया जंगल के पास कांवड़ियों को ले जा रही बस गैस सिलेंडर से भरे ट्रक से टकरा गई। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक टक्कर इतनी जोरदार थी कि अब तक 18 कांवड़ियों की मौत की खबर सामने आई है जबकि कई गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा सुबह करीब 4:30 बजे हुआ। बस में सावन महीने में कांवड़ यात्रा पर निकले शिव भक्त सवार थे। घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। देवघर के सांसद निशिकांत दुबे ने 18 मौतों का दावा किया है और दुख जताया है। हालांकि पुलिस अभी इसकी पुष्टि नहीं कर पा रही है। प्रशासन ने राहत बचाव तेजी कर दी है। भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी टलने की खबरों को विदेश मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने साफ कहा है कि यमन में निमिषा की फांसी रद्द होने की जो बात फैलाई जा रही है वो बिल्कुल सही नहीं है। फिलहाल केस में कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। केरल की रहने वाली निमिषा पर 2017 में यमनी नागरिक की हत्या का आरोप है और उन्हें 2020 में मौत की सजा मिली थी। मंत्रालय ने कहा कि सरकार परिवार की हर तरह से मदद कर रही है। कानूनी और काउंसलर सपोर्ट दिया जा रहा है। ब्लड मनी को लेकर भी बातचीत चल रही है लेकिन मृतक के परिवार की ओर से माफी का संकेत नहीं मिल पा रहा है।
मामला बहुत संवेदनशील है और यमन की जटिल स्थिति के चलते और भी पेचीदा बना हुआ है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। जब ANI ने उनसे पूछा कि क्या वो चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्होंने साफ कहा, मेरी इच्छा जरूर है, मैं जरूर चाहता हूँ। NDA में उनकी भूमिका पर सवाल पूछे जाने पर चिराग ने कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि 243 सीटों पर चिराग पासवान बनकर लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि क्या सहयोगी का काम सिर्फ अपनी सीटों तक सीमित रहना है? क्या मैं भाजपा या JDU की सीटों पर प्रचार ना करूं? चिराग ने यह भी कहा कि मेरे हर शब्द में उन्हें बगावत दिखती है, लेकिन अगर बातों को पूरा सुन लिया जाए तो सब साफ हो जाएगा। उन्होंने हर सीट पर प्रचार करने का इरादा जताया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 28 जुलाई को बंगाली प्रवासी मजदूरों के समर्थन में सड़कों पर उतरते हुए अपील की कि वे राज्य में लौट आएं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार उन्हें काम देगी और जरूरत पड़ी तो कोविड जैसे ट्रेनों का इंतजाम भी करेगी। ममता ने कहा कि हमारे पास एक रोटी होगी तो बांट लेंगे। उन्होंने बीजेपी पर बंगालियों और अल्पसंख्यकों को बाहर के राज्यों में सताने का आरोप लगाया। बोली कि अगर हम सबको जगह दे सकते हैं तो और राज्य क्यों नहीं। ममता ने आमादेर पारा आमादेर समाधान नाम से नई योजना का ऐलान किया और बताया कि 2 अगस्त से अफसर मोहल्लों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ राजनीति नहीं, बंगाली अस्मिता की लड़ाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के गोरेगांव स्थित मोतीलाल नगर 1, 2 और 3 की 36,000 करोड़ रुपए की पुनर्विकास परियोजना पर फिलहाल रोक लगा दी है। ये प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को मिला था, लेकिन स्थानीय निवासियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर कहा कि टेंडर प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी और उनकी राय नहीं ली गई। कोर्ट ने अडानी ग्रुप और स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी को नोटिस भेजा है और 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। तब तक अगली सुनवाई नहीं होती, तब तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट गोरेगांव के 2134 घरों का नवीनीकरण करने वाला है, लेकिन आसपास के आरे जंगल से जुड़े पर्यावरणीय मुद्दों पर भी सवाल उठे हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि हम प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं, बस चाहते हैं कि हमें सुना जाए। महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर नए सख्त नियम जारी किए हैं। अब कोई भी कर्मचारी सरकारी नीतियों की आलोचना नहीं कर सकेगा और बिना इजाजत गोपनीय जानकारी शेयर करना मना होगा। ये नियम राज्य के साथ साथ स्थानीय निकाय, निगम, बोर्ड और कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक कर्मचारी व्यक्तिगत और ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट अलग रखें, सरकारी संपत्ति की तस्वीर ना डालें और किसी राजनीतिक या निजी कारोबार का समर्थन ना करें। सरकार ने साफ किया है कि ये नियम डिजिटल युग में सोशल मीडिया के जिम्मेदार इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए है। नियम तोड़ने पर महाराष्ट्र सिविल सेवा नियमों के तहत कार्रवाई होगी। ये कदम सोशल मीडिया पर बढ़ती आलोचना को रोकने के लिए उठाया गया है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में एक इमारत में हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक हमला करने वाला शख्स अकेला था और उसकी भी मौत हो गई है। संभवतः उसने खुद को गोली मारी। हालांकि पुलिस ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है कि हमलावर कैसे मारा गया। BBC संवाददाता के मुताबिक घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल मौजूद है। एक व्यक्ति को हथकड़ी लगाकर ले जाया गया और एक अन्य के फरार होने की बात कही गई, लेकिन ये साफ नहीं है कि इनका संबंध गोलीबारी से है या नहीं। इलाके की सभी ट्रेन सेवाएं बंद कर दी गई हैं और 4 ब्लॉकों को आम लोगों के लिए सील कर दिया गया है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सोमवार रात हुए युद्ध विराम समझौते के बावजूद मंगलवार को भी सीमा पर गोलीबारी जारी रही। थाई सेना ने आरोप लगाया कि कंबोडियाई सेना ने थाई क्षेत्र पर हमला कर युद्ध विराम का उल्लंघन किया। दोनों देशों ने 3 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं और अब तक कम से कम 38 लोगों की मौत हो चुकी है। मलेशिया की मध्यस्थता में हुए समझौते के तहत आधी रात से युद्ध विराम लागू होना था। कंबोडियाई प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन जमीनी हालात अभी तनावपूर्ण है। थाईलैंड और कंबोडिया प्राचीन मंदिरों वाले सीमा क्षेत्र को लेकर लंबे समय से विवाद में है। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने शांति बनाए रखने की अपील की है। 4 अगस्त को सीमा मुद्दे पर नई बैठक तय है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.